बात मैं मणिशंकर अय्यर की कर रहा हूं, जो पाकिस्तान में जाकर के वो कहता है, वहां के पाकिस्तान के लोगों से कहता है कि पाकिस्तान को चाहिए कि नरेंद्र मोदी को क्या पाकिस्तान की औकात। और आपकी कड़ी कड़ी मूंछों पर किसी ने कहा, ये कड़ी कड़ी मूंछें दिखा के आप लोगों को तो आतंक का भय दिखा रहे हैं। आप पर किसी नेता ने, राजद के नेता ने कहा, आपको बखूबी याद होगा, कराने के लिए जाते हैं तो मसाज अयासी में ही आता है, वो तफरी करने के लिए जाते हैं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, ये बताइए किस देश के नेता से आप मिले, किस देश से आपने भारत के लिए कुछ काम करने के लिए उस पर किया। अब जाएंगे दिन रहते हैं, कहीं पता क्यों नहीं रहता है कि राहुल गांधी कहाँ है, वो क्या है? हमको बताइए, वो क्या है? आप बताइए, नेता प्रतिपक्ष हैं, आप क्या करते हैं विदेश में जाकर के? यह पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल। अगर तिकड़म में अगर नंबर लालू यादव को देना हो तो 100 में 100 नंबर दिया जाएगा, लेकिन विकास में अगर नंबर देना हो तो लालू यादव को 100 में 0 नंबर दिया जाएगा। तो क्या कहें कि वो नहीं थे? अच्छा, आपके बाबूजी एमपी हो, आप कहिएगा कि नहीं थे? उस पार्टी में जगदा बाबू भी थे, उस पार्टी में रघुनाथ झा भी थे, ऐसे ऐसे भी होशियार तमाम लोग थे। तो आप ऐसा कैसे मान लेते हैं कि उसमें पार्टी में कोई और पहली बात मैं बतला रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सभी पार्टी में बेवकूफी लोग हों। राबड़ी देवी एज ए महिला, मैं कह रहा हूं इस बात को, एक महिला के रूप में, महिला धर्म का, पत्नी धर्म निभाने के मामले में राबड़ी देवी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है जी। कि बिहार में अगर घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से अलग करने का काम हो रहा है तो विपक्ष को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, आप अगर आपके अंदर अगर पप्पू का आचरण है तो आपको दूसरा कोई बनाएगा? आप ऑलरेडी बने हुए आप पप्पू हैं। डिफेंस किया उन्होंने, और गांधी को चूंकि सब चीज के बावजूद भी सारे लोग बहुत सम्मान करते थे, और गांधी के बात को रखने के लिए नेहरू जी को देश ने 1 वोट, 18 वोट में से 1 वोट पाने वाले को प्रधानमंत्री बनाया गया। और उसका नाती पोता आज चिल्ला रहा है कि बूथ चोरी होती है, वोट चोरी होती है। ये बात सत्य है कि नहीं कि देश आधी रात में देश 2 टुकड़े में हो गया? बटा। और आपने यह देश को कभी नहीं बताया कि आपके कुकर्मों के वजह से देश। जैसे ही कोई भाजपा में जाता है तो ऐसा कौन सा मशीन है जिसमें वो लोग जाते जाते धुल जाते हैं और उनका सारा पाप धुल जाता है। दोस्तों नमस्कार, आप लोग जनता जज पॉडकास्ट देख रहे हैं। ओम प्रकाश जी आज के हमारे पॉडकास्ट के अतिथि हैं। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस चैनल पे। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमको बुलाने के लिए। एक बहुत बड़ा मामला चल रहा था कि उपराष्ट्रपति चुनाव में आपकी पार्टी एनडीए की जीत हुई है, इसके लिए आपको तहे दिल से बधाई। मैं शुक्रिया आपको। अच्छा, एनडीए का जो चुनाव था वो किस प्रकार, आप ये उपराष्ट्रपति के चुनाव को आप किस प्रकार देख रहे थे? आपको लग रहा था कि आपकी पार्टी जीत जाएगी? अगर किसी को इसमें शंका शुबहा हो रहता, खुद इंडी गठबंधन के लोग इस चीज को मान के चल रहे थे कि उपराष्ट्रपति एनडीए का होगा। उन लोगों ने इसे विचारधाराओं का लड़ाई बना दिया विपक्ष ने, और मुझे लगता है कि यदि सर्वसम्मति से हो जाता तो और भी अच्छा होता। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी के भारतीय राजनीति में आने के बाद राजनीतिक मर्यादाएं जितनी तार तार की जा सकती हैं विपक्ष के द्वारा, उतना किया जा रहा है। जैसे अभी नया जो संसद भवन है जिसमें सारे सांसद बैठ करके देश का भविष्य तय करते हैं, उसका जब उद्घाटन था तो पूरे विपक्ष ने उसका बहिष्कार कर दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण होते हैं, उसका विपक्ष बहिष्कार कर देता है। जितनी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो देश को आगे ले चलने की दिशा में वो काम करती हैं, उन पर कहीं से रति मात्र का भरोसा नहीं रह गया है विपक्ष को। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट हो। मन के विपरीत अगर कुछ होता है
तो ये संविधान के खिलाफ है। ये आपको लगता है सरकार, कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? अगर कार्रवाई होने पर आप ये कहें कि उसका दुरुपयोग हो रहा है ना, जैसे कि हम कुछ बातें बताना चाहेंगे। जैसे मैं भी आपको ये बतलाना चाहता हूं कि इसी सीबीआई के बारे में कभी कोर्ट ने ये कहा था कि ये पिंजरे का तोता है। ठीक। तो ये मोदी जी के समय में ऐसा कोर्ट ने नहीं कहा था। आज उस पिंजरे के तोते को खोल दिया गया है, वो स्वतंत्र रूप से उड़ रहा है और स्वतंत्र रूप से उसकी जो जिम्मेवारियां हैं उसका वो निर्वहन कर रहा है। तो ये विपक्ष को रास नहीं आता है। एक बात बताइए, आप तो कभी विपक्ष के नेता, आप बंगाल में चले जाइए, वहाँ के एक भाजपा के बहुत मजबूत नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, कभी वो भाजपा में नहीं हुआ करते थे तो उन पर ईडी सीबीआई उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। हेमंत विश्व शर्मा जो असम के राष्ट्रपति हैं, कभी वो कांग्रेस में हुआ करते थे, उन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। एक नाथ शिंदे जो उप मुख्यमंत्री हैं अभी महाराष्ट्र के, पहले वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब वो शिवसेना में थे तो उन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। जैसे ही कोई भाजपा में जाता है तो ऐसा कौन सा मशीन है जिसमें वो लोग जाते जाते धुल जाते हैं और उनका सारा पाप धुल जाता है और वो अच्छे प्रवृत्ति के हो जाते हैं? ओम प्रकाश जी से हम ये जानना चाहेंगे। नहीं, अगर वो उस समय दोषी थे, मैं बोल रहा हूँ, अगर वो उस समय दोषी थे तो वो बाद में भी दोषी होने चाहिए, उन पर ट्रायल चलना चाहिए, क्यों नहीं चला? राजनीति में आरोप लगते हैं जी, आरोप प्रत्यारोप ये लोकतंत्र में चलता है जी। अगर वो चार्जशीटेड रहते, चार्जशीटेड थे, एक मिनट, अगर वो केस खत्म हो गया रहता, अगर वो प्रोसेस में नहीं रहता तो आप कह सकते हैं कि ऐसा होता है। लेकिन अगर किसी पर आरोप लगा और आरोप लगने के आधार पर ही आप उसको दोषी मान लीजिए, अब आपको सूट करता है नहीं सूट करता है तो आपके लिए वो जगह ठीक है और आपको सूट करता है तो वो जगह गलत है। उसका उदाहरण आपको दिल्ली में देखने को मिला जब लोकसभा का चुनाव हुआ था। परस्पर एक दूसरे के खून के प्यासे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। हमको सर प्रश्न जहाँ था कि क्या रीजन है कि मतलब जो गैर भाजपा में रहता है तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि अगर चार्जशीटेड है तो कहाँ किसका केस उठा लिया गया? शिंदे पर आरोप लगा, सब लगा, आरोप लगा और वो क्या हुआ कि फिर वो भाजपा में जाने के बाद नहीं, आरोप तो आज, आरोप भी कहाँ चला? आरोप तो आज लगा रहे हैं। आरोप क्यों नहीं? आरोप आज लगा रहे हैं क्या बोलते हैं राहुल गांधी कि वोट चोरी हो गई। आप गोपालगंज के रहने वाले, जी जी जी, आप पॉडकास्ट चलाते हैं, बिल्कुल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, कितने लोगों, आपके अगल बगल के कितने लोगों की वोट चोरी हुई है? अब ये अभी कैसे तो अब आप बता, तो जब वोट चोरी नहीं हुई तो ये घूम घूम करके लोगों के सामने एक नैरेटिव सेट करना। तो यहाँ एक और बात है सर कि वो उनको कहने का, जैसे कि न्यूज हम भी देखते हैं तो उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ से बाहर कमाने गए हैं, सर क्या वो हमारे बिहार के नागरिक नहीं है? क्या वो हमारे गोपालगंज के नागरिक नहीं है? अगर उनका कोई चीज मांगा जा रहा है, अगर वो नहीं मिलता है तो क्या वो बिहार के नागरिक और गोपालगंज के नागरिक नहीं रहेंगे? इसको दो तरह से समझिए। आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? पहले क्या एक आदमी दो जगह वोटर रहेगा क्या? ना, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जब नहीं होना चाहिए तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वैसे लोगों को आप चिन्हित करिए जिनका वो वोटर एक ही जगह है और वहां से उनका नाम कट गया। अच्छा, अगर ये आप आरोप लगाते हैं ऑन रिकॉर्ड तो उसको देखने के लिए भी इलेक्शन कमीशन तैयार है, वो शिकायत लेने के लिए भी इलेक्शन कमीशन, लेकिन आप न शिकायत कर रहे हैं न लिखित आप कुछ दे रहे हैं। वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो रहा है। आप पहले ये तय करिए कि ईवीएम में दोष है, इलेक्शन कमीशन में दोष है, या एसआईआर जो हो रहा है इसमें दोष है। आप खुद इतने कंफ्यूज हैं कि किसमें गड़बड़ी है ये आप तय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बीमारी आपकी है, ये हमारी नहीं है, और ये समस्या आपकी है, ये हमारी समस्या नहीं है। नहीं, वहाँ और विदेशी जो घुसपैठिए हैं उनका नाम नहीं कटना चाहिए, एकदम कटना चाहिए। जो इस देश के रहने वाले नहीं हैं, तो मेन लड़ाई यही है कि चूंकि विदेशी घुसपैठियों को इस देश में पलने। क्वेश्चन है कि यहाँ बहुत बढ़िया सर, नहीं सर, ऑब्जेक्शन। हाँ, अभी आपने कहा घुसपैठियों का जांच उनको निकालना चाहिए कि नहीं। ये घुसपैठिए हमारे बिहार में हैं,
कि असम और बंगाल में है। ये कार्यक्रम जो बिहार में चुनाव आते समय हुआ, क्या ये राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया, चाहे कोई करे? ये बिहार में घुसपैठिए हैं। बिहार में घुसपैठिए हैं। बिहार के जो सीमावर्ती जो 4-5 जिले हैं जी, जहाँ की डेमोग्राफी बुरी तरह से चेंज हो चुकी है, जी, वहां पर हैं, उसके उदाहरण भी हैं। तो पहला कार्यक्रम बंगाल से क्यों नहीं? मैं आपको पहला काम बिहार से क्यों नहीं शुरू हो? काहे नहीं हुआ? एकदम होगा। तो फिर आप ये है, अभी चुनाव बिहार में हो रहा है, इसीलिए यहाँ से तो अच्छा, तो चुनाव के बाद होगा। तो सर एक क्वेश्चन और है कि अगर मान लीजिए ये होना था, आप घुसपैठियों का आप संरक्षण क्यों कर रहे हैं? आप उनका डिफेंस क्यों कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव से पहले आपसे इस बात को मैं पूछ रहा हूं, जब घुसपैठ की बात आती है तो आप बिहार और बंगाल से क्यों इसको जोड़ते हैं? घुसपैठ तो घुसपैठ आसाम से भी जोड़ी, किसी घुसपैठियों को ऐसा सजा दिया जाए कि वो मिसाल लेकिन बने। आपने ये प्रश्न क्यों किया कि बिहार से ही क्यों शुरू हुआ, जब भी बिहार में चुनाव हो रहा है ना, न्यूज में आ रहा है। आपकी केवल आपकी आवाज को नहीं ना रखा जाएगा सर, अगर आपका विपक्ष भी सवाल पूछता है तो उनकी भी बातें तो पूछना मैं ही जरूरी है। विपक्ष से पूछना चाहता हूं जी। कि बिहार में अगर घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से अलग करने का काम हो रहा है तो विपक्ष को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब यही है, पूछिए उनसे भी सवाल कि क्यों वो लोग आएंगे तो उनसे जरूर पूछा जाएगा सर, पूछिए। एकदम पूछा जाएगा। लेकिन हमको कहने का मतलब है कि विपक्ष आपसे क्वेश्चन विपक्ष पूछेगी कि नहीं, पूछेगी कि नहीं? देखिए, राहुल गांधी बोलते हैं कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। हाँ, बोलते हैं कि बोलते थे, बोलते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, ठीक है, लेकिन बोलते खूब है। ठीक है। और कभी कभी तो बोलते हैं कि हम बोल देंगे तो यहाँ पर जलजला आ जाएगा, एटम बम फोड़ देंगे। एटम बम तो ये बाद की बात है। हाँ। उसके पहले उन्होंने कहा था, मुझे अगर आंख में आंख मिला के नरेंद्र मोदी हमसे बात कर लें तो ये तो जाके गले पड़ जाते हैं। ठीक है, आंख से लेकिन आंख एक मिलाने बात की है, बात राहुल गांधी छोड़िए। एक और बात बोलते हैं जो कि कभी नरेंद्र मोदी जी में दम हो तो आके हमसे डायरेक्ट फेस टू फेस डिबेट कर। क्या कभी मोदी जी ने ऐसा किया? ये कितनी बचकानी बात है। देश के प्रधानमंत्री से आप संसद में बात करने में आपके पैर कांपते हैं और बाहर आके लोगों को आप बेवकूफ बनाते हैं कि हमसे डिबेट का जब भी होता है, मणिपुर पूरा विपक्ष चिल्लाता था, ठीक, लेकिन जब मणिपुर पर जवाब देने के लिए देश का प्रधानमंत्री खड़ा होता है तो पूरा विपक्ष भाग जाता है। क्या यह पलायनवादी दृष्टिकोण सही है? क्या नहीं है? लेकिन वही संसद में हमने देखा नहीं, आप अपनी बात कह दीजिए और जब हम कहने लगे तो आप भाग जाइए। इसका मतलब कि आपके पास न कोई तर्क है, न आपके बातों में कोई नहीं, हमने ये भी देखा न्यूज में कि जब विपक्ष अपनी आवाज को रखता है उससे पहले मोदी जी भी संसद छोड़ के चले जाते हैं। इसको किस रूप में देखेंगे? विपक्ष जब डिबेट होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं वही बात बोल रहा हूँ, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि जब डिबेट होता है तो पूछे गए सारे प्रश्नों का जवाब प्रधानमंत्री देते हैं। जब आपने प्रश्न पूछ लिया, जब अब हमारी उत्तर देने की जब बारी आई तो आपको उत्तर सुनना चाहिए ना। बिल्कुल सुनना चाहिए, लोकतंत्र का तो यही तकाजा है, यही। लेकिन आप खाली आप फेंको और भागो, ये आपकी पॉलिसी है। तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ सही मणिपुर की बात बोले कि जब मणिपुर पर जवाब दिया तो सारे विपक्ष के लोग भाग गए, सही है। लेकिन सर एक क्वेश्चन बताइए, मणिपुर में हिंसा कब हुई है और प्रधानमंत्री का अभिवादन कब हुआ? प्रधानमंत्री ने इसको कब जवाब दिया? संसद कितने दिनों बाद दिया था? संसद स्पेशल उसी के लिए चला। नहीं सर, बताया जाए मुझे कि मणिपुर की घटना जब हुई उसके कितने दिन बाद प्रधानमंत्री महोदय ने उस बात को, उसके बाद तुरंत देश के गृह मंत्री ने उस पर सारा बयान दिया था। वो मामला पूरा देश, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं महोदय जी सर, और वो गृह मंत्रालय के अंदर वो बात आती है जी। और जब गृह मंत्री से आप संतुष्ट नहीं हुए तो प्रधानमंत्री भी इस पर बोलने के लिए आए। अगर आप असंतुष्ट का अगर घड़ा ही पिए हुए हैं, आप किसी भी स्थिति में आप संतुष्ट होने वाले ही नहीं हैं, तो आपको भगवान ही मालिक है कि आप कैसे संतुष्ट होइए। नहीं सही है, लेकिन ये भी बात है कि अगर कोई बात बेटे से नहीं क्लियर हो पा रहा है तो पिताजी को उसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो बेटे को पहले वो अपना बाप है, ऐसा भाव बेटे को अपने मन में लाना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर बदतमीज जब बेटा होता है
तो बाप उसका इलाज भी यहाँ करता बाप है। बेटे का तात्पर्य, मेरे कहने का मैं तात्पर्य राजनीतिक आपकी रूप पार्टी से। मैं राजनीतिक रूप से ही उस बात को आप कह रहा हूँ। बताइए मैं कि मोदी यदि- जी का बेटा नहीं, वो और अगर उनके बाप वो, इसकी बात मैं मोदी जी कर ही नहीं देश रहा हूँ। के एक तरह से देखिए तो प्रधानमंत्री देश का पिता होता है। नहीं देखिए, नहीं है, होता है। देश का पिता होता है, मतलब वो अभिभावक होता है, अभिभावक ये होता है। कांग्रेस का कल्चर है कि वो किसी को देश का पिता बना दे और किसी को देश का माता बना दे। देश की किसको देश का माता बनाया कांग्रेस ने? पिता किसी को बनाया कि नहीं? तो कांग्रेस ने बनाया। तो क्या किसने बनाया? आपके कहने का तात्पर्य गांधी जी की ओर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सही है कि नहीं? मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप क्या भारत का विभाजन के बाद ही राष्ट्रपिता का कंसेप्ट आया? राष्ट्रपिता सबसे पहले उन्हें किसने कहा था? अब ये आप जानिए। हम तो जानते हैं, आपसे पूछ रहे हैं सर। तो मैं जब जानता आपको हूँ ये लगता है नेताजी कि राष्ट्रपिता कांग्रेस ने कहा, ये तो नेताजी राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना? कहा था। तो वो लेकिन वो कांग्रेस में रखते हैं। कांग्रेस के नजर से वो उस राष्ट्र के पिता थे जिससे पाकिस्तान अलग हो गया था। उन्हें अगर राष्ट्रपिता बनाना चाहिए था तो उन्हें पाकिस्तान का राष्ट्रपिता बनाना, चूंकि गांधी जी ने कहा था कि मेरे लाश पर देश का विभाजन होगा। बुरा मत मानिएगा ना, हम क्यों आपको अगर इतना सम्मान यह देश दे रहा है तो आपके द्वारा अगर कुछ गलतियां होंगी, यही तो लोकतंत्र है जी जी कि जी। गलतियों का सुधार किया जाए। और अगर ऐसा उन्होंने कहा था कि मेरे लाश पर देश का विभाजन होगा, देश का विभाजन हो गया। गांधी ने कहा था कि कांग्रेस जैसी संस्था को अब डिजल्व कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, क्योंकि इसका जो लक्ष्य था वो इसने प्राप्त कर लिया। लेकिन आप तो गांधी सरनेम लेकर के अपना जीवन जीने के लिए और कांग्रेस पार्टी का नाम अपने साथ जोड़ करके आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सारे घटिया काम आप करते रहे। आप मतलब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस तो उस समय गांधी जी 1948 की बात, और ये 1948 में ही तो गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को डिजल्व अब खत्म कर देना चाहिए। हाँ, खत्म कर देना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं? जब आप गांधी को मानते हैं, आप गांधी को सर्वे सर्वा मानते हैं। अच्छा, आप नहीं मानते हैं गांधी जी को? आप बताइए, आप गांधी जी को मानते हैं कि नहीं? इस देश के प्रति जिसका थोड़ा भी योगदान है, हम उसको भी मानते हैं। गांधी तो बहुत दूर की बात है। मतलब गांधी जी को आप किस रूप में मानते हैं? गांधी जी को हमारे देश के महापुरुष थे। महापुरुष थे? हाँ। अच्छा, अगर बंटवारा हुआ तो सब लोग देश, सबसे पहले आजादी हमको 1947 में मिली। आजादी नहीं मिली, आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा, क्या मिली? देश उसके पहले भी देश था हमारा। जी जी। भारत का विभाजन हुआ मात्र 1 सेकंड पहले। 12 बजे 15 अगस्त को 12 बजे देश की आजादी मिली और 11:59 पर पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। नहीं, 11:55 पे 11 हम रिकॉर्ड करना चाहेंगे आपको। 11:55 पे पाकिस्तान को हस्ताक्षर हो गया और अपना होते होते नहीं 1 मिनट 5 मिनट मान लेते हैं। आप 5 मिनट लेकर के आप उसको डिफेंस करते रहिए। नहीं, डिफेंस नहीं करेंगे हम। लेकिन ये बात सत्य है कि नहीं कि देश आधी रात में देश 2 टुकड़े में हो गया। बटा। और आपने यह देश को कभी नहीं बताया कि आपके कुकर्मों के वजह से देश किसके? 14 कांग्रेस के। अच्छा, कांग्रेस 14 अगस्त को रात्रि। अच्छा, सुनिए ना, 12 बजे से तब लोग जानेंगे। सुनिए ना, मेरे 12 बजे रात से पहले इस देश का विभाजन हो गया 14 अगस्त को। कांग्रेस ने इस देश के लोगों को क्यों नहीं यह दुखद समाचार बताया? खाली देश 15 अगस्त को आजाद हुआ, 15 अगस्त को आजाद हुआ। अच्छा, ये जब हमारा देश के लोगों को जानने का हक, देश के लोगों को जानने का हक है कि नहीं कि देश का विभाजन किसने कराया? हमारे देश का जब विभाजन हुआ तो इसके जिम्मेवार सिर्फ गांधी जी हैं। तो उस समय वही न थे गांधी? पूरी कांग्रेस। क्या उस समय देश के विभाजन में उस समय हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां नहीं थे? के पटेल अगर नहीं रहते तो यह देश अब तक कई टुकड़ों में बटा रहता। सरदार पटेल। जानते हैं ईवीएम पहला है, ईवीएम का हैक कब हुआ था? आप कहेंगे कि जवाहरलाल के समय में हुआ था। मैं कहूंगा नहीं, ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद है। ये आप अपने दिमाग से इस बात को निकालिए कि मैं कहूंगा। अच्छा, तो एक बात मैं वो कहूंगा ईवीएम का आविष्कार कब? मैं वो कहूंगा ईवीएम का आविष्कार कब हुआ था? अब आप छायावाद को भी नहीं समझ रहे हैं और आप पॉडकास्ट करने के लिए चले हैं। हम सब समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहली बार वोट की चोरी और ईवीएम दोनों दो बात। ईवीएम उस समय तो पैदा नहीं हुआ था। वही तो कह। तो ईवीएम क्या है? ईवीएम से चुनाव होते हैं ना। ईवीएम से ही आज वोटिंग हो रही है ना। पहले तो बैलेट पेपर से होता था ना, अब मशीन से होती है। लेकिन ईवीएम वोट चोरी पहले सबसे पहले कब हुआ था? ये अलग बात। सबसे पहले
मैं अभी आपको बतलाया कि आप छायावाद को अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर उसके बारे में हम आपसे क्या कहें। समझ सब रहे हैं, लेकिन हमको अपना बात कहना है। आप बात कहिए, लेकिन हमको आप लेमैन मत समझिए कि हमको आप वही बात समझा दीजिएगा। लेकिन आपने सब चीज नहीं लेकिन जो 18 वोट थे प्रधानमंत्री चुनने के लिए, जो वोटिंग होनी थी, उसमें नेहरू को मात्र 1 वोट मिला था। 17 वोट पटेल को मिला था देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और गांधी जी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम अनशन पर चले जाएंगे। डिफेंस किया उन्होंने। और गांधी को चूंकि सब चीज के बावजूद भी सारे लोग बहुत सम्मान करते थे, और गांधी के बात को रखने के लिए नेहरू जी को देश ने 1 वोट, 18 वोट में से 1 वोट पाने वाले को प्रधानमंत्री बनाया गया। और उसका नाती पोता आज चिल्ला रहा है कि बूथ चोरी होती है, वोट चोरी होती है, जिसके नाना सबसे पहले वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो अब ऐसे लोगों से बात क्या करना है, क्या कहना है उनके बारे में? नहीं कहना है ना? आपके नजर में गांधी जी क्या है सर? गांधी जी हमारे इस देश के राष्ट्रपिता हैं। देश के राष्ट्रपिता के रूप में मैं नहीं ये कहूंगा। अच्छा, तो राष्ट्रपिता नहीं है, देश के महापुरुष हैं। अगर राष्ट्रपिता अगर देखिए, हम बता देना चाहिए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। यह राष्ट्र बहुत पुराना है, बिल्कुल पुराना है। यह राष्ट्र जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में। और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जिएगा तो इसके लिए और मरेगा तो इसके लिए। और इस राष्ट्र को टुकड़ा टुकड़ा होना पड़ा गांधी के सामने। इसके लिए, इस पर आप किसको करेंगे? इतिहास इसको भी टटोलेगा। लेकिन टुकड़ा टुकड़ा होना पड़ेगा। एक तो बात कि हम जहां तक हम भी पढ़े हैं कि केवल गांधी जी वाज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू डिवाइडेशन ऑफ पाकिस्तान। गांधी जी वाज नॉट ओनली द पर्सन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन ऑफ। ताली कप्तान को तो गाली कप्तान को। अच्छे अच्छे चीजों का श्रेय अगर आप लीजिएगा तो आपके नेतृत्व में अगर गलत चीज हुआ तो उसका भी श्रेय आपको लेना ही होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन ताजा में बहुत चल रहा है सर। आपने, आपकी पार्टी ने रैली निकाला कि फलाने ने मोदी जी के माता जी को गाली दिया, तो इसके लिए एक रैली निकला, एक बंद का। क्या था ये? लोकतंत्र में विरोध का ये सबसे खूबसूरत तरीका है जो गांधी ने इस देश को बताया था। जिस गांधी को गांधी गांधी चिल्ला रहे हैं, उस गांधी ने इस देश को यह मंत्र दिया सत्याग्रह का, कि इसके माध्यम से आप जनता के बीच में जाइए और इस बातों को आप लोगों के बीच में रखिए। ये हमारा अधिकार है। लेकिन आपका अधिकार भले यह हो कि देश के प्रधानमंत्री को अपने मंच सजवा करके और उस मंच से उसके माँ बहन को गाली दिलवाइए, यह आपका संस्कार हो सकता है। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि उसमें राहुल गांधी नहीं थे, तेजस्वी यादव नहीं थे। लेकिन अगर नहीं थे तो सबसे पहले यह आना चाहिए था कि ये जो बातें हुई हमारे मंच से हुई, हम इसका खंडन करते हैं, इसका निषेध करते हैं। क्या खंडन नहीं हुआ? ना, कभी ये राहुल गांधी, लेकिन मैंने भी राहुल गांधी का कोई ट्वीट मैंने भी सुना सर, मैंने भी सुना कि इस पर केवल भाजपा के नहीं, उन लोगों का, विपक्ष का आपका जो स्टेटमेंट है वो बता रहे हैं कि वो इस पर भाजपा वाले केवल इस पर बात राजनीति कर रहे हैं, वो लोग इनको सजा क्यों नहीं दे रहे हैं? सही बताइए। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री की माता जी के साथ कुछ होता है तो राष्ट्र के माता समझिए, तो राष्ट्र के माता के साथ नहीं, बिल्कुल राष्ट्र माता नहीं। आप अब इतना अलंकृत मत करिए। नहीं, वहां बात है। अगर राष्ट्र माता, भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में यही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी भारत माता के सिवा किसी को कुछ नहीं मानती। एक बार संबित पात्रा ने कहा था मोदी देश का बाप है, तो गलत बोले थे। किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था? किसी परिप्रेक्ष्य में कहा मोदी देश के बाप है। जब किसी ने उनको उकताया, अच्छा, तब उसमें उनका यह बयान आया था। अब ये आप इसको कहिएगा कि भाजपा का आधिकारिक बयान है, तो ये नहीं। अच्छा, अगर कोई आदमी कह दिया कुछ और उससे पूरा मामला उठ गया, जब वो फ्लॉप हो गया तो ये उनका व्यक्तिगत विचार है, और जब वो सही हो गया तो वो भाजपा का विचार, ये सही लगता है आपको? आप कांग्रेस के अगर कुकर्मों का गिनाया जाने लगे, न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या है? एवरी एक्शन है जस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप अगर किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो आपको उसके बारे में सुनने पड़ेगा कि नहीं सुनना पड़ेगा? बिल्कुल, यहीं से एक प्रश्न आता है सर। हाँ, हम, माँ सबकी माँ है,
चाहे वो मेरी माँ हो, आपकी माँ हो, हमारी हमसे मोदी जी की बोलिएगा माँ है। तो पूरे एविडेंस के साथ हमें बोलिएगा, हम हाँ। सुने हैं ऐसा करके मत नहीं बोलिएगा। नहीं नहीं, एविडेंस के साथ हाँ, बोलेंगे हम, evidence जो भी के- बोलेंगे एविडेंस हाँ, के evidence साथ। के सर आप स्कॉलर हैं तो मुझे भी अपने आप पे थोड़ा भरोसा है। और कहना है कि सर माँ माँ है, माँ एक शब्द है जो अपने सृष्टि निर्माता सब कुछ एक माँ है। हाँ। और उस माँ को, चाहे वो तुम्हारी माँ हो, मेरी माँ हो, इनकी माँ हो, सबकी माँ माँ है, और सबकी माँ का मर्यादा एक बराबर है। चाहे वो माँ प्रधानमंत्री की हो, चाहे एक लेबर की माँ हो। अगर मान लीजिए आपके विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, जिनकी माता जी आदरणीय सोनिया गांधी जी हैं, सोनिया गांधी के माँ को कोई जर्सी गाय बोले तो क्या ये यहाँ यही देश बात का अब अपमान नहीं मैं अब होता यही है? बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो क्लिप हमको कहीं से ला दीजिए जिसमें नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी सर नहीं, अगर नरेंद्र मोदी नहीं, भाजपा का कोई, आप अभी बैठे हैं तो किसके रूप में बैठे हैं? मैं भाजपा का प्रतिनिधि के अच्छा रूप में एक मिनट, बैठा हूं। आपसे भाजपा है लेकिन यहाँ है कि मैं नहीं? भाजपा के उस नेता का मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उसने ये कहा कि सोनिया गांधी जर्सी गाय। अरे सर जो आप कह रहे हैं क्लिप दिखाने, मैं भी उस बात को स्टेटमेंट, अच्छा 52 लाख की गर्ल, 52 करोड़ नहीं की नहीं नहीं गर्लफ्रेंड। नहीं नहीं, राजनीति में कुछ व्यंग भी चलते हैं। अच्छा, 52 बस करोड़ सुनिए की ना, गर्लफ्रेंड क्या एक है? मिनट सुनिए ना। राजनीति में कुछ बातें ऐसी चलती हैं जिसमें व्यंग किए जाते हैं, ठीक है? माँ पर भी किसी पर भी किसी भी तरह की बात अगर की जाती है तो वो राजनीति में व्यंग चलता है। लेकिन मैं कहूं रियाज जी की मां, आप कहें ओम प्रकाश सिंह की मां, ये मर्यादा गिराने का सबसे निकृष्ट स्तर है। हम लोग कितना अच्छा से ये कह लें कि माँ सबकी माँ है। अगर माँ का कोई खंडन करता है तो उससे मां बड़ा तो नीच। नेता प्रतिपक्ष कौन है राहुल संसद में? राहुल गांधी। राहुल गांधी का बयान याद है आपको? ये भारत माता कौन है? ये राहुल गांधी का बयान है। ये भारत माता कौन है? लेकिन एक तो अब हमको आप बताइए एक बात, क्या आप उसी माँ के गोद में पैदा हुए जी, और आप उसके बारे में आपका बयान ये आता है कि ये भारत माता कौन है? अब तो इससे सर भी इसका क्लिप हम भी देखना चाहेंगे। है? इसका क्लिप हम भी देखना चाहेंगे। आपको दिखला देंगे। से बोल रहा हूं ना कि राहुल, अब अगर आप पॉडकास्ट चलाते हैं और ये इतना वायरल हुआ था ये मामला राहुल गांधी का कि ये भारत माता कौन है, ये राहुल गांधी के मुंह से निकला हुआ ये जी जी शब्द। जी, चलिए ये भी ठीक दूसरी है। बात। वो भी बात है और जो नेता प्रतिपक्ष अगर राहुल गांधी ये कहते हैं तो उनको तो पहले ही सबने पप्पू बना दिया कि वो पप्पू हैं। पप्पू का शब्द का शाब्दिक अर्थ सभी किसी को पता है। अगर वो कहा तो अरे पप्पू है वो। आप अगर आपके अंदर अगर पप्पू का आचरण है तो आपको दूसरा कोई बनाएगा? आप ऑलरेडी बने हुए आप पप्पू हैं महाराज। लेकिन सर यहाँ तक मैंने कुछ पढ़ा है कि वो बहुत अच्छे जगह पे पढ़े हुए हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी उतना पप्पू नहीं हो सकता। बहुत पढ़ा लिखा आदमी अफजल गुरु था। भारत के पार्लियामेंट को उड़ाने में उसका वो आतंकवादी था सर। भूमिका था। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति बढ़िया ही हो ये कोई गारंटी है? नहीं गारंटी है। और अनपढ़ आदमी बेवकूफ ही हो यह भी गारंटी नहीं है। कबीर पढ़े लिखे और एक बात जान लीजिए, पढ़े लिखे होना में और होशियार होने में अंतर, जमीन और आसमान का अंतर है। गोस्वामी तुलसीदास किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे। अच्छा एक बार आप सुनिए चुनाव ना, लड़े थे। सुन लीजिए ना, सूरदास किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे, लेकिन बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में उनके एक एक दोहे पर एक एक चौपाई पर शोध करके और नाम के आगे लोग डॉक्टर लगा करके और पीएचडी उन पे किए हैं। तो पढ़े लिखे लोग अगर आप हैं तो आप होशियार और समझदार भी हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। और हम पढ़े लिखे नहीं हो तो हम बेवकूफ हो, यह भी कोई आवश्यक नहीं। अच्छा सर, आप राजद से एक बार चुनाव लड़े थे 2005 में। हाँ। उस उस समय आपकी नेता कौन थी? कौन? प्रदेश में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन था? राबड़ी देवी थी। राबड़ी देवी कहाँ तक पढ़ी थी? अब राबड़ी देवी लिख लेती हैं, किसी तरह से लिख लेती हैं, मतलब किसी तरह घसीट को लिख लेती हैं। दस्तखत कर लेती आप उनकी पार्टी से चुनाव क्यों लड़े जिनको खुद पढ़ने लिखने नहीं आता है? आपको क्या समझ के उस पार्टी से चुनाव लड़े जिसका नेतृत्व विहीन है? नहीं, चुनाव क्यों लड़े? हाँ, वही चुनाव लड़ना ये मेरा स्वभाव है। आपको तो था पता कि हम उस पार्टी के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिसका बागडोर ही बिना डोर का है। क्या आपको उस समय लड़ने में कोई असुविधा महसूस नहीं हुई? वहां पर रघुवंश बाबू भी थे। सुनिए ना, उस पार्टी में जगदा बाबू भी थे, उस पार्टी में रघुनाथ झा भी थे,
ऐसे ऐसे भी होशियार तमाम लोग थे। तो आप ऐसा कैसे मान लेते हैं कि उसमें एक पार्टी में लोग- कोई बेवकूफ और है? पहली बात मैं बतला रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सभी पार्टी में बेवकूफी लोग हों, सभी पार्टी में होशियार लोग ही हों। ये सब जगह, हाँ, कहाँ होता है? अब आप भी व्यक्ति हैं, मैं भी व्यक्ति हूँ। आपके अंदर भी गुण है और अवगुण है, मेरे अंदर भी गुण है और अवगुण है। अगर आपके अंदर गुणों की मात्रा ज्यादा है तो समाज में आप अच्छे माने जाते हैं। सही है। अगर आपके अंदर अगर अवगुण की संख्या ज्यादा है, माने अवगुण का ज्यादा फूट मिला हुआ है, तो हम तो आपकी गलत आदमी इमेज हुए। गलत आदमी के रूप में होती है। तो देखिए, और आदमी का जब मूल्यांकन होता है तो इन्हीं सब चीजों के आधार पर होता है। राबड़ी देवी एज ए महिला, मैं कह रहा हूं इस बात को, एक महिला के रूप में, महिला धर्म का, पत्नी धर्म निभाने के मामले में राबड़ी देवी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। लालू जी सेल्फ मेड नेता है, इसको भी स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। Yes, लेकिन लालू जी भ्रष्टाचार में सजायाफ्ता हैं, इसको भी आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। लालू जी के जो युवराज हैं वो भी नौकरी के बदले धन लेने में, जमीन के मामले में वो चार्जशीटेड हैं। ये जो राहुल गांधी घूम रहे थे हेराल के केस में, ये चार्जशीटेड हैं। तो अब चोर मचाए शोर वाला स्थिति आपके वही बिहार बात में कुछ देर पहले चल हम रहा है। बताए थे कि सर चार्जशीटेड शुभेंदु अधिकारी भी थे, विश्वेश्वर शर्मा भी थे, हेमंत, सुनिए, एकनाथ शिंदे भी, उनको आप लोग नाम क्यों नहीं लेते? आप इनकी तो चार्जशीटेड कहाँ है वो लोग भाई? चार्जशीटेड है तो केस कहाँ खत्म हुआ है उनका? मैं यही बात तो आपसे पूछ रहा हूं। अगर उनको भाजपा में आए और उनको मुकदमे से बरी कर दिया गया, और तो उनका मुकदमा चल क्यों नहीं रहा है? चल ये रहा भी है, बताइए। चल रहा है, चल रहा है। हाँ। अच्छा सर, इस पर हम लोग फिर से बात करेंगे। आप पहले इसको आप जाइए और खोजिए ना, हम कि इनके ऊपर कब मुकदमा नहीं, हुआ था। हम फिर बुलाएंगे ना आपको। मेरी बात सुनिए ना, बुलाएंगे, हम आएंगे। इनके ऊपर, विश्व शर्मा के ऊपर, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर, उनके ऊपर कब मुकदमे हुए थे और मुकदमों की स्थिति क्या है? क्या सरकार ने वापस ले लिया, या मुकदमे हुए ही नहीं थे, या सिर्फ आरोप ही लगे थे? इन सारे चीजों को आप एक बार संग्रह करिए, जी जी सर, तब उस पर बात करें। अभी एक हाल में आपका बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि आप वैश्यों का अपमान किए हैं, ये अपमान गोपालगंज नहीं सहेगा। हाँ, अगर वो हो तो आप सुना दीजिए हमको। क्लिप अब यहाँ लोग लाइव में वैश्यों का कहाँ अपमान किया है? क्या हुआ था वो मसला ये बताइए कहीं- हमारी जनता को। आपने हम सुने हैं? आपने वो क्लिप सुना सुना है ना? क्या सुने हैं उसमें आप? आप उसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जंगल राज लालू यादव, मतलब उस समय चोर शब्द वैसे ऐसा मतलब कहा है, जंगल राज के स्थिर वस्तु स्थिति में आपने कहा। पूरी आप बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, डाइवर्ट नहीं कर, तो वही तो पूछ रहे हैं आप, सही चोर शब्द बताइए। का उसमें प्रयोग नहीं चोर नहीं है, मतलब वैसा ही उसमें। संदर्भ है। हमने ये कहा था कि जब, और आपके पिता, हाँ याद आया, और आप ज्योति जयंती जी वहां मौजूद थी, वैसे की एक नेता हैं, वो नेत्री हैं, और उन्होंने कहा था, आपसे बातचीत हो रही थी तो उसी में कहा आपके पिताजी भी तो उस जंगल राज के सदस्य हैं, तो उन्होंने इसको जोड़ा कि आप उन्हें भी नहीं, उस तो भ्रष्टाचार अच्छा से ये बताइए, ये क्या है आप बताइए जनता। राम अवतार जी आरजेडी के विधायक थे कि नहीं थे? और जब विधायक थे तो कोर्ट ने बिहार में जंगल राज है वो ऐसा कब विधायक थे सर? हाँ? वो कब विधायक थे? 96 में, 96। हाँ, 95 या 96 का वो उपचुनाव हो रहा था, उसी समय हुआ था। तो अब आप बताइए कि जब कोर्ट ने कहा कि बिहार में जंगल राज चल रहा है और उस समय आप विधायक हैं, तो आप क्या उससे वंचित हो सकते हैं क्या? राम अवतार जी यहाँ से विधायक थे, ये कहना, और जंगल पार्टी के जंगल राज के समय में थे, ये कहना, ये व्यवसायियों का अपमान कहाँ से हो गया? नहीं, आपने उनके पिताजी को पर्सनली कहा कि वो भी हैं, इसीलिए अरे उन्होंने वो ही विधायक थे, विधायक थे, तो क्या कहें कि वो नहीं थे? अच्छा ये आपके बाबूजी एमपी हो, आप कहिएगा कि नहीं थे? कहेंगे। गजब आप बात करते हैं हमारे। आप कम से कम एक आधार की बात करिए, आधार पर ही तो और सुन तथ्य लीजिए, बताइए। राम अवतार जी को उनकी बेटी जितने सम्मान नहीं करती होंगी, उनके लड़के जितने सम्मान नहीं करते होंगे। 45 वर्षों का मेरा राम अवतार जी के साथ संबंध रहा है।
वो मेरे अभिभावक हैं, तो उनके भ्रष्टाचार में एक आदमी को आप लिप्त कराते हुए नजर आ रहे हैं, वो- कह रहे हैं दूसरे की सम्मान, उस समय उसके नेता वो थे, तो नेता से कहने का तात्पर्य क्या है सर? नहीं शामिल कर रहे हैं उनको वहाँ। आप पहले बताइए कि क्या मेरा आरोप रामावतार जी पर था? मेरा ये कहना था कि ये जंगल राज जब कहा गया था उस समय ये विधायक थे। सर चोरों के मंडली में अगर कोई रहे तो उसे शरीफ कहेंगे। सुनिए ना, महाभारत जब हुआ था ना, जी, आप भीष्म पितामह को कैसे मानते हैं? सबसे श्रेष्ठ योद्धा, द्रोणाचार्य को क्या मानते हैं? श्रेष्ठ योद्धा, कृपाचार्य को क्या मानते हैं? श्रेष्ठ हैं ये लोग, कर्ण को क्या मानते हैं? महान। लेकिन इन सबों के सामने द्रौपदी का झोंटा पकड़ करके और उसका चीरहरण करने का काम किया गया था। तो क्या ये लोग उस इतिहास में जो इतनी खतरनाक काम हुई, इतनी अमर्यादित काम हुई, क्या ये इससे मुक्त हो सकते हैं भीष्म पितामह? नहीं, लेकिन वो लोग नहीं, फिर लेकिन और किंतु मेरे प्रश्न का भी आप जवाब दे के जाइए। बिल्कुल। तो जो लोग जंगल राज में उस समय विधायक थे, वो इतिहास, वो एरा, उस समय को क्या काट करके एक व्यक्ति को निकाल के फेंक देगा? रघुवंश बाबू से ज्यादा मर्यादा को जीने वाला कोई नेता रहा, लेकिन रघुवंश बाबू ने कहा था कि अगर तिकड़म में अगर नंबर लालू यादव को देना हो तो 100 में 100 नंबर दिया जाएगा, लेकिन विकास में अगर नंबर देना हो तो लालू यादव को 100 में 0 नंबर दिया जाएगा। सही है। ये किसका कहना है? रघुवंश प्रसाद सिंह का, जो लालू यादव के साथ थे। ठीक है, लेकिन उसी तिकड़म वाले पार्टी के तरफ से आप चुनाव लड़ते हैं, तो आपको नहीं लगा कि इससे नहीं लड़ना चाहिए? चुनाव नहीं लड़ना, यह लोकतंत्र में सबका अधिकार है। तो क्या गलत आदमी के साथ लेकिन वही बात आपको मैं बता रहा हूँ कि जब महाभारत में वो घटना घटी थी, दुर्योधन कितना भाई था? 100 भाई। उसमें एक कैरेक्टर है विकर्ण का, नाम आप सुने होंगे। क्या उसका रोल है उसमें? याद नहीं आ रहा। नहीं याद है तो इसको जानिए, बता दिए। वो जब ये घटनाएं जब हो रही थी और युद्ध में जब द्रौपदी हारी थी और द्रौपदी का जब चीरहरण होने जा रहा था, तो वो अकेले वो व्यक्ति था, खड़ा था, कहा कि यह राज दरबार में जो हो रहा है वो कुरु वंश के मर्यादा के खिलाफ है और मैं इस दरबार को छोड़ करके मैं जा रहा हूँ। विकर्ण बोला। तो ऐसे लोगों को तो इतिहास, बस जैसे शोले पिक्चर आप देखे होंगे, पूरे फिल्म में कितने आदमी थे तो वो बोल रहा है कि 2। अब इतना ही डायलॉग वो बोला है, लेकिन वो फिल्म में अमर हो गया है। तो वो कैरेक्टर की बात है कि उसमें जो लोग थे, अगर उन्होंने अगर विरोध किया तो वो इतिहास लिखेगा कि इस व्यक्ति ने लालू यादव को समझाने का प्रयास किया था, यह व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाया। मैं बातों को फिर वहीं ले आता हूं, पार्टी बुरी है तो पार्टी का टिकट अच्छा कैसे है सर? मैंने आपसे कहा कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिस पार्टी में सब लोग बुरे हों। अगर आपको लगता है कि आरजेडी पूरी तरह से बुरी है तो मैं इस पर आपसे कोई आपत्ति नहीं करूंगा। राजद पार्टी सब पार्टी है। नहीं, आपको अगर लगता है कि राजद वास्तव में बुरी पार्टी है तो ये आपका अधिकार है। ये राजद ही क्यों? मैं तो ये कह रहा हूं कि राजद में भी कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, राजद में भी अच्छे लोग हैं, सब पार्टी में अच्छे। आप ही का स्टेटमेंट है कि हर जगह अच्छे लोग हैं और हर जगह बुरे लोग हैं। बिल्कुल, लेकिन ताली कप्तान को तो गाली कप्तान को। ये बात भी सही है, लेकिन जहां चुनाव हार जाते हैं, जहां आप लोग चुनाव हार जाते हैं वहां क्षेत्रीय पार्टी का रोल होता है, और जहां जीत जाते हैं वहां मोदी जी का रोल है। क्षेत्रीय रोल का पार्टी का रोल होता है। ये होता है, भारतीय जनता पार्टी लगातार 365 दिनों तक काम करने वाली पार्टी है। कुकुरमुते की तरह खाली चुनाव में आकर के और चुनाव लड़ने वाली। इस मामले में तो आपकी पार्टी का है रोल। तो ये आप लोगों के बीच में जाइएगा नहीं। 365 दिनों में बस चुनाव 6 महीना रहेगा तो आइएगा, माहौल बनाइएगा, समीकरण बनाइएगा और चाहिएगा कि सरकार बना ले। और जो पार्टी 365 दिनों तक अनवरत लोगों के बीच में काम करती है, वो अगर जीत जाती है तो आपको लगता है कि ये ईवीएम चोरी हो गया, ये दुरुपयोग हो गया। 75 साल के होने जा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। जी अगर जोड़ 17 सितंबर को होने जा रहे हैं। अगर जोड़ लीजिए तो ये 20-25 वर्षों में वो आदमी एक दिन भी आराम नहीं किया है, लेकिन अभी 15 दिन यात्रा करके और ये विदेश चले गए।
अच्छा, विदेश जाने में हमारे मोदी जी का योग कम है क्या? विदेश सबसे ज्यादा कौन प्रधानमंत्री आज तक किया है विदेश टूर का? विदेश जाने के मामले में अगर मोदी जी अगर जाते हैं तो मोदी जी तफरी करने के लिए नहीं जाते हैं। मोदी जी राष्ट्र का मजबूती कैसे हो सके, राष्ट्र उत्थान कैसे कर सके, इसके लिए मोदी जी जाते हैं। मोदी जी कौन है? मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री जब बाहर जाएंगे तो देश की तरक्की के लिए ही न जाएंगे। हाँ, अब मान लीजिए आपने कहा है उनको, राहुल गांधी को, हाँ। कि तुरंत घूमने चले, वो कौन है? के उनका सरकार में क्या रोल है? तो वो जितने दिन रहते हैं कहीं पता क्यों नहीं रहता है कि राहुल गांधी कहाँ है? वो क्या है? हमको बताइए, वो क्या है? आप बताइए। नेता प्रतिपक्ष हैं, आप क्या करते हैं विदेश में जाकर के? यह पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मोदी जहां जाते हैं वो सब चीजें आती क्योंकि हैं। वो प्रधानमंत्री हैं। अरे तो आप विपक्ष, आप भी ओथ लेकर के आप अय्यासी करने के लिए आप जाते हैं, ये कहिए। ये बात आप ऑन रिकॉर्ड कह सकते हैं कि वो अय्यासी के लिए ही जाए। ऑन रिकॉर्ड में कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। सुना अगर जाए, आप आप कांग्रेसी लोग सुन रहे हैं तो बेहतर अच्छा से सुने कि ओम प्रकाश जी भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि आपके पार्टी के अध्यक्ष, सॉरी, विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी जब विदेश जाते हैं वो मसाज कराने के लिए जाते हैं। तो मसाज अय्यासी में ही आता है, वो तफरी करने के लिए जाते हैं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, ये बताइए किस देश के नेता से आप मिले, किस देश से आपने भारत के लिए कुछ काम करने के लिए उस पर ई किया। अब जाएंगे तो ये भारत और चीन का जब ये होगा तो आप जाइएगा और जाके देश को बिना बताए, आपकी जवाब सुनिए ना, आप बिना देश को बताए, बिना सरकार को बताए आप जा करके चीन के सरकार से आप बात करिएगा, उनसे मिलिएगा। जब देश पाकिस्तान से लड़ रहा होगा तो आप पाकिस्तान में जाके कहिएगा कि आप लोग भाजपा, नरेंद्र मोदी को यहाँ से हराने का आप लोग काम करिए। आप जाइएगा इंग्लैंड। ये कहाँ का स्टेटमेंट है सर? जब देश युद्ध लड़ रहा था तो राहुल गांधी पाकिस्तान गए थे। नहीं, राहुल गांधी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बात कर रहे हैं? ये बात मैं मणिशंकर अय्यर की कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान में जाकर के वो कहता है, वहां के पाकिस्तान के लोगों से कहता है कि पाकिस्तान को चाहिए कि नरेंद्र मोदी को, क्या पाकिस्तान की औकात है? पाकिस्तान के नागरिक वोट देके यहाँ हरा देंगे हमारे? लेकिन आपकी औकात है जाके वहां पर कहना, पाकिस्तान की औकात नहीं है। लेकिन आप नेता कांग्रेस के हो करके और पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानियों से कहते हैं कि मोदी को आप हराइए, ये आपकी औकात है? आपसे मतलब कांग्रेस की। हम समझ रहे हैं। हाँ। बहुत सारी बातें हुई और आपकी कड़ी कड़ी मूंछों पर किसी ने कहा ये कड़ी कड़ी मूंछें दिखा के आप लोगों को तो आतंक का भय दिखा रहे हैं। आप पर किसी नेता ने, राजद के नेता ने कहा, आपको बखूबी याद होगा, लेकिन बावजूद उसके अभी आप विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में लगे हुए हैं परहैप्स, और भाजपा से हैं तो भाजपा के ही लगे हुए हैं। तो भाजपा में क्या, जो इतने दिनों से भाजपा की कैंडिडेट हैं, क्या उनको करके आपको मौका मिल सकता है क्या? मेरे बारे में आपको कितना पता है? मैं भाजपा में कब से हूँ? आपके बारे में तो पता है कि आप खुद एक जागो गोपालगंज मंच से भी किए, उस समय भाजपा में नहीं थे। 1987 से आपको पता है? वो सर छोड़ते रहना, पकड़ते रहना, उसे क्या बात लगातार आप हैं? मेरी जो, हाँ लगातार रहा हूँ। तो फिर राजद से कैसे लड़ रही है? बीच में एक बार छोड़ा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा वो राजनीतिक जीवन वो समाप्त हो गया। भारत माता की जय, परम वैभवन्ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम। भारत माता को परम वैभव की चोटी तक पहुंचाना है। इस मंत्र को लेकर के 1987 में मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया। ज्ञानशील एकता छात्र की विशेषता, इस मंत्र को लेकर के चला। संघ के शाखाओं को मैंने चलाने का काम किया। स्वयंसेवक बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी का काम मैंने उस समय किया जब ये गोपालगंज के सड़कों पर लालू यादव के जंगल राज में कोई भाजपा का झंडा थामने के लिए तैयार नहीं होता था। 2 बार 6 वर्षों तक मैं युवा मोर्चा का मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा हूँ, सिवान छपरा गोपालगंज का विभाग प्रमुख रहा हूँ, जिला परिषद का अध्यक्ष रहा हूँ। तीसरी बार जिला परिषद में उसी ऊंचका गांव विधानसभा से मैं जिला परिषद का अध्यक्ष या जिला परिषद सदस्य रहे, यहाँ भाजपा से कुछ लेना देना नहीं। तो अगर ये तो आज भी तो मैं भाजपा में हूँ। पिछले लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के उत्तर प्रदेश से लेके पंजाब, यहाँ बताया जाए कि विधानसभा 101 से आप, जैसे कि बहुत लोगों ने कहा कि ओम प्रकाश जी भी एक प्रखर नेता हैं और हो सकता है कि हमारे भावी प्रत्याशी भी हो जाए भाजपा से,
इसमें कितनी सत्यता है और आपको क्या उम्मीद है कि मौका मिल सकता है? भारतीय जनता पार्टी, आप कृष्णन साहब के नाम को जानते थे? नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबको कहाँ किसका यूज करना है, हमारा लीडरशिप इस बात को जानता है। उपराष्ट्रपति बने उनको हम पहले से जानते थे। बहुत लोग जानते थे, अरे हम लोग भी जानते थे, लेकिन मास में लोग नहीं जानते थे। अभी रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनी है, आपको लगता था कि रेखा गुप्ता सीएम बनेंगी? ये पार्टी ने तय किया कि इनको यहां सेट करना है। मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस करके और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। ये उड़ीसा में आप देख रहे हैं पटनायक जी का जो इतने दिनों तक ये चला, वहां पर एक साधारण व्यक्ति को वहां पर पार्टी, तो हम क्यों इतने इस बात को लेकर के हम निश्चिंत नहीं रहे कि पार्टी जरूर इन सब चीजों को, आखिर चुनाव किसको लाना चाहिए? जो बढ़िया हो, पढ़ा लिखा हो, संघर्षशील हो, लोगों के सुख दुख में रहने वाला हो, लोगों से बढ़िया से मिलने जुलने का उसका तरीका हो, पार्टी के प्रति उसके मन में समर्पण हो। अगर इन चीज़ों में अगर अंगूठा छाप हो, एमए किया है, बीएड किया है, छात्र राजनीति से ही चुनाव लड़ने का एक अनुभव है, तो चुनाव के भी अनुभव हैं, लोगों के बीच में कैसे रहना है, पार्टी के प्रति हमें किस तरह से, ये सारे गुण अगर मेरे अंदर हैं, मुझसे अगर ज़्यादा अगर किसी में है, तो पार्टी उसके बारे में भी सोच सकती है। अगर बढ़िया चुनना है तो मुझसे भी बढ़िया अगर पार्टी दे रही है तो हम लोग भी उसके साथ रहेंगे। तो जिन कैंडिडेट को टिकट मिल जाता है वो आपसे बेहतर हैं इसलिए मिलता है। पार्टी अगर कुछ सोच के दे रही है तो कुछ ना कुछ पार्टी ने सोचा होगा। नहीं, आपसे बेहतर कैंडिडेट होगा कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ कि ये पार्टी की बात नहीं, ओम प्रकाश जी का व्यक्तिगत बात। मैं किसी पर अगर कोई सामने आया ही नहीं तो मैं किसी कौन ऐसा हो उस पर टिप्पणी मैं क्यों कर दूं? उस पर टीका टिप्पणी जिसको पहले इससे पहले 2000 इससे पहले जो चुनाव हुआ, हाँ। उसकी बात करूं, उस तो पता है ना आपको कि किसको मिला किसको नहीं मिला। हाँ, मालूम है। उस समय भी आप भाजपा के नेता थे, हाँ। उस समय भी सारे गुण रखते थे आप, हाँ। उस समय भी सारा हक रखते थे आप। हाँ। उस समय आपको टिकट क्यों नहीं उस मिला? समय मैं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के आधार पर ही जिला परिषद का चेयरमैन बना था। मतलब आपको यहाँ से टिकट ये यहाँ से इसी गोपालगंज जिला का मैं उपाध्यक्ष और अध्यक्ष रहा हूँ, जो एक एमएलए से ज्यादा उसकी अहमियत होती है, और ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से बना था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको थोड़ा हमारे बारे में आपने जानते हैं सर, जिला परिषद अध्यक्ष बने थे तो क्यों बना था? भाजपा के वजह से ही बना था। तो जब वो लड़ लिए तो सर आपको विधायक से ज्यादा पावर है, तो फिर क्यों इधर आए? अब आप इस बात की अब ये कर रहे हैं तो ये निगेटिव बातें हैं। क्यों आए? नहीं सर, मेरा प्रश्न है कि जब आप ऊंची जगह को प्राप्त कर लिए तो फिर ये विधायक की ओर आने का कोई तुक बनता है? मैंने ऊंची जगह पाने के बाद से आप ये हमको एक बात बताइए, भारत सरकार में दर्जनों मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आज स्टेट में जाकर के मंत्री हैं, लड़े हैं, जीते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ऊंचा नीचा नहीं बताएंगे कि हम क्यों लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। स्पष्ट बतला रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में दायित्व होता है, पद नहीं होता है। मतलब जिसको टिकट मिलेगा आप उसके साथ, भाजपा जहां जिस कार्यकर्ता को उचित समझेगी वहां पर उसको लगाएगी, उसके साथ आप बोलेंगे। अच्छा, मान के चलिए कि यदि आपको, संयोग कीजिए कि आपको भाजपा आप पर विश्वास करती है और आपको टिकट देती है, तो आपके मन में गोपालगंज के प्रति क्या है? कैसे क्या करेंगे अगर जीत जाते हैं? जब तक आदमी इस धरती पर रहेगा तब तक समस्याएं रहेंगी। रोटी की समस्या, रोजी की समस्या, सब समस्या रहेगी, स्वास्थ्य की समस्या। लेकिन आदमी अगर नहीं रहेगा तो ये कोई समस्या नहीं रहेगी। और गोपालगंज ड्रग्स के आगोश में पूरी तरह से समा गया है। ये 18 साल, 14 साल, 15 साल के लड़के स्मैक, हेरोइन, चरस के आगोश में आ गए हैं। हजारों परिवार उसके वजह से टूट रहा है, बिखर रहा है। और आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा उन सारे नौजवानों से कि ये जो तुम अपना समय अपनी बर्बादी के लिए लगा रहे हो, अपनी बर्बादी के साथ साथ परिवार के बर्बादी के लिए लगा रहे हो, थोड़ा सजग हो जाओ और इस समय के मूल्य को पहचानो। तुम्हारी आवश्यकता इस देश को है, भारत माता को तुम्हारी आवश्यकता है। तुम कुछ ऐसा काम करो जिससे हमारा समाज मजबूत हो, हमारा देश मजबूत हो। अगर विधायक बना तो इस क्षेत्र में अगर कुछ मैं कर सकता हूँ उसको करने का मैं काम करूँगा।
ये सराहनीय कदम भी होगा। और दूसरी बात, चूंकि पढ़ा लिखा हूं तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अगर मेरे माध्यम से अगर हो जाए तो उस दिशा में भी मैं कुछ काम करने का प्रयास करूंगा। जी। तीसरी बात, यूनिवर्सिटी के सेंस में आप कह रहे हैं। बर्तन वही खनकते हैं जो फूटे होते हैं, और वादे वही करते हैं जो झूठे होते हैं। हमने कभी राजनीति में झूठे वादे करके हमने लोगों से वोट लेने का काम नहीं किया। अगर यह चीज रहता तो जिला परिषद का चुनाव भी लड़ने के लिए 40 लाख 50 लाख लोग खर्चा करके होते हैं। नेताजी हैं ना सर? हम 1.5 लाख 2 लाख। आप नेता हैं ना सर? हाँ, मैं राजनीतिक कार्य करता हूँ। नेताजी हैं ना? नेताजी के बारे में एक स्टेटमेंट है। आप मुझे क्या समझते हैं? नेता। आप समझते हैं तो अच्छी बात है। नेता हमारे देश के कर्णधार होते हैं, राष्ट्र की तरक्की के आधार होते हैं। चुनाव से पहले नेताजी हमदर्द बन जाते हैं और चुनाव बीतते ही जनता के सरदर्द बन जाते हैं। दूध से भी सफ़ेद इनके वादे होते हैं, खुद को करेंगे मालामाल ये इरादे होते हैं। ऐसा है कि नहीं? आप ये पर्टिकुलर मुझे नहीं कह रहे हैं कि आप जनरलाइज कर रहे हैं। जनरलाइज कर रहे हैं क्या इस परिप्रेक्ष्य में ओम प्रकाश जी कहाँ हैं? मैं यही बात आपसे मैं पूछ रहा हूँ। इसके आपसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता है इसको जज करने के लिए। आपने मेरे बारे में क्या अनुभव लिया है? मैं आपसे मैं पूछ रहा हूँ। अभी आपको तो हमने कभी मौका हम लोगों ने मतलब जनता ने दिया नहीं है विधायक के तौर पे। मैं अगर जिस तौर पर दिया है हमको, उस तौर पर आपने मेरा क्या असेसमेंट किया है? अब आप मेरे पर लिया दिए तो हम यही कहेंगे। मैं आपसे एक हमारा 15 साल का आपके जैसा नेता हमारे गोपालगंज को जरूरत है, यही कहेंगे। तो अब बताइए, अब इसके बाद मुझे क्या कहना है? ओम प्रकाश सर, आप एक सजग नेता हैं, एक सजग नागरिक हैं, गोपालगंज के वासी हैं और गोपालगंज सदर अस्पताल हम लोग की अमानत है। किसी को भी कभी भी समस्या होती है तो हम लोग हॉस्पिटल में रात को जाते हैं, दिन को जाते हैं। किसी का सर फूट गया, कल एक घटना हमारे साथ बीती। हम और हमारी शिक्षिका एक साक्षी गुप्ता लेके गए, एक बच्चे का सर फूट गया था सर, हॉस्पिटल के सामने उसका खून गिर रहा है और गार्ड कह रहा है कि किनारे ऐसे पार्किंग में ले जाके गाड़ी को लगाइए। बाइक से हम लोग गए थे। बताइए सर कि किनारे लगाने के बाद भी पहले हमको पार्किंग में गाड़ी लगाना है कि पहले बच्चे का सर का इलाज कराना? 2-3 बातों को समझना होगा। किसी भी कीमत पर अगर कोई घायल है तो सबसे पहले प्राथमिकता उसका इलाज होना चाहिए, उसके बाद बाकी सेकेंडरी चीज़ें हैं उसके बाद से। और जिसने भी किया है वो गलत किया है और सरकार है, इसलिए मैं उस चीज़ का बचाव नहीं कर सकता। जी जी। लेकिन आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि उस हॉस्पिटल की स्थिति ये हम लोग देखे हैं कि वहाँ पर हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए पहले कोई नहीं जाता था। यह भी एक पक्ष है। अब सुन लीजिए हमारी भी बात, आप जो कहे मैं उस संवेदना के साथ हूँ। और आपको याद होगा कि आज से 3 महीना पहले एक थावे के एक लड़के को गोली लगी थी माझा के तरफ, तो मैं करीब 9:30 बजे रात में मैं हॉस्पिटल में दौड़ करके गया था और वहाँ पर थोड़ी लापरवाही बरती गई थी, ऐसा मुझे जब जानकारी में आया तो उसी समय मैंने सिविल सर्जन से बात किया। उसी समय हमने अपने जो हमारे विभाग के हमारे पार्टी के ही हैं मंत्री हैं उनसे भी हम लोगों की बात हुई और हुआ कि सर यहाँ पर बहुत सुधार की आवश्यकता है। तो आप जो कह रहे हैं उससे मैं अपने आप को जोड़ता हूँ और मेरे माध्यम से इसमें जितना भी बढ़िया सुधार हो सकता है उसको करने का। मुझे पहले आपसे ये आवाज चाहिए कि क्या पहले लोग गाड़ी को पार्किंग करे एकदम रोक के कि ये पहले कहीं से नहीं, पहले उस आदमी का इलाज करिए। पुलिस लोग जो थे लगे हुए थे वो कह रहे हैं कि ना पहले पार्किंग हो बाद में इलाज। ये डॉक्टर का और ये सरकार का नेग्लिजेंसी नहीं है, ये उस एक पुलिस वाले के एक नहीं 2-3 जितने थे 5 पुलिस वालों की बात कर, मैं सब पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ। लेकिन इससे आप उस व्यवस्था को ही आप दरकिनार कर दीजिए। व्यवस्था हम नहीं कह रहे सर, ये भी व्यवस्था मैं तो बोल रहा हूँ कि वो गलत किया था। उनके साथ वो गलत किया था। पहले उसके जो घायल है उसका इलाज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर आप लोग आवाज उठाए कि आखिर क्यों होता है? एकदम उठेगा। दूसरा प्रश्न, जब कोई सीरियस केस में जा रहा है हॉस्पिटल के पास तो हॉस्पिटल के गेट अंदर घुसने पर इमरजेंसी में जाने से पहले ही 20-25 कदम पहले ही गाड़ियों को रोक दिया जाता है। वहां से पेशेंट को घसीट के किसी तरह लेके जाया जा रहा है। क्या एक हॉस्पिटल क्या? मैं एक बात बताऊंगा रियाज साहब, एक बात जल्दी, हर चीजों को आप सरकार के ऊपर आप नहीं, मैं सरकार पर नहीं कह रहा हूँ। ये करने वाले लोग कौन हैं?
कौन आदमी लिख करके देता है कि ये आदमी जबरदस्ती हमको यहाँ पर रेफर करवा रहा है, हमको भेजवा रहा सर है? मुझे किसी सरकार किसी पार्टी से नहीं लेना देना है, मुझे एक नहीं, आप जो बात कर रहे हैं मैं उसकी बात, हाँ। क्या लोगों की जवाबदेही नहीं है कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसके लिए वो सामने आए और इसके खिलाफ में कंप्लेन करे? एक लोग में मैं भी तो हूँ। तो आपने किया है लिखित कंप्लेन? नहीं, मैं आवाज उठा रहा हूँ, इसी आवाज उठा रहे हैं, वहाँ आवाज उठाए थे। आप लिखित उस बात को दीजिए कि ये आदमी ये ऐसे ऐसे ये मैंने समझा जब ऐसा करिएगा ना, और जब ओम प्रकाश सिंह से करिएगा तो मैं सीधे फोन उठाऊंगा और ये शिकायत मंत्री से लेके सिविल सर्जन से लेके सब। लेकिन ऐसा सुनते हैं, ऐसा पुलिस ने किया, ऐसा किया। सुना जाए, मुझे आपसे कल ही बात हो चुकी, परसों बात हो चुकी थी कि आप हमारे चैनल पे आने वाले हैं। अब हमको पता था कि एक जिम्मेदार पर्सन आ रहा है हमारे यहाँ, हम उस तक अगर बात कहते हैं तो वो बातों को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं तो अलग बात, नहीं तो ये आप अपनी जिम्मेवारी से आप पढ़े लिखे हैं, आपके कलम, आपके पॉकेट में कलम है, आपके यहाँ कागज भी है, आपने लिख करके ये शिकायत, लिखित शिकायत आपने क्यों नहीं की? हमने कहा कि सोचा कि अब ये नहीं, हमने सोचा, हमने कहा, हम ऐसा सोचते थे, ये बिल्कुल। चलिए आप आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक, लेकिन इसके बाद हम लेकिन ये बढ़िया चीज है कि गलती हो तो एक्सेप्ट करना। ये मैं भी उसी विधा का व्यक्ति हूँ कि अगर कोई गलती कर दूंगा, अगर लगा कि मैं गलती कर दिया सार्वजनिक तो मुझे माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर मेरी बात भी है कि आप प्लीज इस बात को आगे करें कि वो बैरियर जो है उसको हॉस्पिटल, हमारी जिला परिषद की बैठक 1.5 महीने के बाद होगी, 3 महीने पर बैठक होती है। मुझे आप मेरे संज्ञान में इस बात को एक लिख करके छोटा सा एक हमको दे दीजिएगा। वो बातें हमारी लिखी जाएंगी, कार्यवाही में बातें हमारी लिखी जाएंगी, लेकिन वो घटना समय आपके द्वारा बताया गया रहेगा, उसको मैं जांच करवाने का प्रयास करूंगा। पुर्जा लगा के देंगे, स्लिप लगा के देंगे? अरे खाली एक कागज पर लिख करके डेट, समय, कब आप गए थे, वो घटना हम उसको बोलेंगे कि ये ऐसा ऐसा हुआ था। चलिए, ओम प्रकाश जी जिला के बड़े अच्छे नेता, एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे नागरिक, हमारे इस पॉडकास्ट पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपका पॉडकास्ट भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे धूम मचा रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, और मुझे अच्छा लगता है कि समाज के लोग इतने चैतन्य हो करके इन गंभीर विषयों को लेकर के लोगों के बीच में रखते हैं। ये आज देश की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद।